शीतल अपनी 20 साल की बेटी सुनैना को अपने साथ पहली बार गांव लेकर आई थी और वो अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश थी। लेकिन सुनैना के साथ ऐसा नहीं था। उसे गांव में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आकर अपनी नानी से मिलो। हाँ बेटी, 20 सालों में तुझे पहली बार देख रही हूँ। आजा यहाँ मेरे पास तो बैठ। तेरी माँ तो कभी तुझे यहाँ लाती ही नहीं। अपनी नानी की ये बात सुनकर सुनैना गुस्से में कहती है, वही तो, जब आज तक नहीं लाई तो अब क्यों ले आई? मेरे कॉलेज का कितना नुकसान होगा और यहाँ तो कितने मच्छर भी हैं। इतना कहकर सुनैना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। उफ, ये सुनैना भी ना, माँ आप उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल तेरे जैसी है। तू भी मुझसे ऐसे ही लड़ती थी। मुझे तो आदत है। खैर तू जाकर हाथ मुंह धुल ले बेटा, मैं तुम दोनों का खाना तैयार करती हूँ। शीतल अपनी माँ की बात मानकर खुद भी हाथ मुंह धोने चली जाती है। लेकिन इतने समय बाद गांव लौटने की वजह से उसे भी थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। वो तो अपनी माँ के इतना कहने पर इस बार उसे आना ही पड़ा था। रात में खाने के टाइम पर, अरे सुनैना मेरी बच्ची, खाना कैसा लगा तुझे? ठीक है नानी, लेकिन यहाँ पिज्जा बर्गर नहीं मिलता क्या? नहीं, यहाँ सिर्फ यही मिलेगा। कहो तो कल मैं तुम्हारे लिए खास इमली और टमाटर वाली चटनी बनाऊंगी। अच्छा, वही जो आप शहर भेजती थी, वो तो मुझे बहुत पसंद है नानी। ठीक है, बना दूंगी बेटा। वैसे माँ, हम यहाँ कितने दिन रुकने वाले हैं? मैंने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ली है सुनैना। क्या, पूरे 1 हफ्ते? लेकिन यहाँ तो फोन में नेटवर्क भी नहीं है। मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखे बिना नींद भी नहीं आएगी। अब 1 हफ्ते सीरियल मत देखो सुनैना, और मुझे तो लग रहा है कि मुझे यहाँ बहुत सालों बाद अच्छी नींद आने वाली है। अच्छा, इतने सालों से शहर में इतने अच्छे बिस्तर पर लेट कर भी आपको रोज डरावने सपने आते थे, तो आज यहाँ गांव की खटिया पर आपको कैसे अच्छी नींद आएगी? सुनैना की ये बात सुनकर शीतल उसे गुस्से में घूरती है और ये देखकर सुनैना चुप हो जाती है। ऐसा माहौल देखकर सुनैना की नानी बात बदलते हुए कहती हैं, अरे सुनैना बेटा, सीरियल छोड़। आज तू अपनी नानी की कहानियां सुनकर सोना। बता तुझे किस तरह की कहानियां पसंद है? नानी, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो कहानियां सुनूंगी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अरे बेटा, मेरी कहानियां बड़ों को भी पसंद आती हैं। एक बार सुनकर तो देखो, पसंद ना आए तो कहना। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर तो आप मुझे कोई डरावनी कहानी सुनाइए नानी। हैं? तो फिर ठीक है, सिर्फ डरावनी कहानी ही नहीं। चलो आज मैं तुम्हें इसी गांव का सच्चा डरावना किस्सा सुनाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सब जानती हूँ नानी। दुनिया की सारी डरावनी कहानियां ऐसे ही शुरू होती हैं कि वो सच्चा किस्सा है, सच्ची घटना पर आधारित है। अब वो तो तुझ पर है बेटी कि तू इसे किस्सा माने या कहानी। लेकिन मैं अभी कह देती हूँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि किस्सा है, वो भी नरक के रास्ते का। ऐसा रास्ता जो हमारे गांव में ही मौजूद है। यही गांव। क्या, अपने गांव में? सुनैना की नानी उसकी बात का जवाब देती इससे पहले सुनैना का ध्यान अपनी माँ की तरफ जाता है। जैसे ही नानी ने सुनैना को ये कहानी सुनानी शुरू की थी, शीतल को अजीब सी बेचैनी होने लगती है। मेरा खाना हो गया, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और माँ, सुनैना को कोई भी उल्टी सीधी कहानी मत सुनाना, बेवजह डर जाएगी। और इतना कहकर शीतल अंदर चली जाती है। अपनी माँ को अजीब बर्ताव करते हुए देखकर सुनैना कहती है, ये माँ को क्या हो गया नानी? इतना अजीब बर्ताव क्यों करने लगी? अरे सुनैना, तेरी माँ भी उस नरक के रास्ते से बहुत डरती थी, बस इसीलिए। अच्छा, आखिर है क्या ये नरक का रास्ता नानी? हाँ, तो ये जो रास्ता है ना, ये। अरे नहीं नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। तू एक काम कर, लाइट्स बंद कर दे और वो ड्रॉर में मोमबत्ती पड़ी है वो ले आ। अच्छा ठीक है, अभी लाती हूँ। नानी के कहने पर सुनैना घर की सभी लाइट्स ऑफ कर देती है। उसके अलावा वो डाइनिंग टेबल पर मोमबत्ती जला देती है। पूरा सेटअप होने के बाद नानी सुनैना को धीमी आवाज में बताना शुरू करती हैं। हाँ, तो ये नरक का रास्ता अपने गांव में जंगल को जाने वाली एक कच्ची सड़क है। जैसे ही नानी कहानी सुनाना शुरू करती है, सामने रखी मोमबत्ती की लौ कांपने लगती है। माहौल अपने आप ही ठंडा होने लगता है। इस गांव के जंगल में जाने को 2 रास्ते हैं। एक तो वो जिससे लकड़हारे लकड़ी काटने जाते हैं, मगर एक ऐसा रास्ता है जिससे कभी कोई नहीं गुजरता। कहते हैं वो रास्ता हमें हमारी मौत तक ले जा सकता है। क्या? हाँ बेटी, अगर कोई गलती से उस रास्ते पर गया
और उसे कोई बूढ़ा आदमी दिखा तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी मौत तय है। वो बूढ़ा आदमी आत्मा होती है जो झांसा देकर तुम्हें मौत के घाट उतार सकती है। एक बार कोई उस बूढ़े आदमी को देख ले तो वो बच नहीं सकता। अगर तुम घर भी जाओगी तो भी वो तुम्हें हर तरफ दिखेगा। और फिर एक दिन। नानी कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाती है और इस बीच सुनैना के दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। सन्नाटे की वजह से वो साफ साफ कमरे में सुनाई दे रही थी। इस पर ध्यान न देने के लिए सुनैना अपनी नानी से कहती है, फिर एक दिन क्या? एक दिन वो आदमी, वो छलावा तुम्हारे कमरे तक आ जाता है, तुम्हें अपने साथ नरक के रास्ते पर ले जाने के लिए। नानी के इतना कहते ही हर तरफ सन्नाटा फैल जाता है। इतना सन्नाटा कि सुनैना को अपने कानों में सीटी जैसी आवाज सुनाई देने लगती है। इसे अनदेखा करके वो फिर से नानी से पूछती है, अच्छा, तो क्या उसे रोकने का कोई तरीका नहीं? नहीं, मुमकिन ही नहीं। नानी ने इतना कहा ही था कि तभी अंदर से एक जोर की आवाज आती है, खटा। सुनैना अपनी नानी की तरफ देखती है और पूछने लगती है, ये आवाज कहाँ से आई नानी? मगर नानी सुनैना की बात का बिना कोई जवाब दिए ही धीरे धीरे उठने लगती हैं। वो ना तो घबराई हुई लग रही थी और ना ही हैरान। धीमे से कुर्सी से उठकर वो रसोई की तरफ जाने लगती हैं। सुनैना उन्हें जाते हुए ध्यान से देख रही थी। जैसे ही नानी रसोई का दरवाजा खोलती हैं और वहां की लाइट्स ऑन करती हैं। सुनैना ये सब हॉल से देख सकती थी क्योंकि रसोई हॉल के एकदम सामने ही थी। और सुनैना से धीमी आवाज में कहती हैं, डरने की जरूरत नहीं है सुनैना, तुम चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। क्या? और आप? नानी उसकी तरफ देखे बिना ही जवाब देती हैं, मैं भी यही हूं, तुम जाओ। इतना कहकर नानी अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। उनके जाते ही घर में अजीब सी ठंड फैल जाती है। अब सुनैना हॉल में अकेली खड़ी थी। इतने सन्नाटे में उसे घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगती है। जब वो दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की तरफ देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि वो सीधी नहीं बल्कि पीछे की तरफ चल रही थी। तभी अचानक से मोमबत्ती बुझ जाती है और रसोई की जल रही लाइट्स भी। ऐसा होने की वजह से सुनैना बुरी तरह डर जाती है। ये क्या? लाइट्स कैसे बुझ गई? लाइट चली गई क्या? अब पूरे घर में सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। सुनैना को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। और तभी उसे फिर से एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये घर के बाहर किसी के चलने की आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि आवाज उसके इर्द गिर्द ही हो, कोई उसके बहुत पास चल रहा हो। डर के मारे सुनैना भागकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करके अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। पूरी रात उसे घर में किसी के चलने का एहसास होता है। एक बार के लिए तो उसे पूरा यकीन था कि किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खोला हो और वहां दो लोग खड़े हों। अंधेरे में उनकी शक्ल साफ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन एक परछाई उसकी माँ के जैसी थी और दूसरा कोई आदमी हो। किसी तरह सुनैना की आंख लग जाती है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो घर में अजीब सी खामोशी थी। सुनैना बाहर आती है, माँ, माँ, कहाँ हो नानी? सुनैना हर तरफ देखती है। रसोई खाली थी और आंगन भी। तभी नानी बाहर से आ जाती हैं और सुनैना को परेशान देखकर बोलती हैं, मत ढूंढो उसे सुनैना। सुनैना पलटकर अपनी नानी की तरफ देखती है। मगर क्यों? माँ कहाँ है नानी? सुनैना, बात कुछ ऐसी है कि तेरी माँ ने बहुत साल पहले नरक के रास्ते पर उस बूढ़े आदमी को देख लिया था। ये सुनकर सुनैना के होश उड़ जाते हैं। बीती रात जो कहानी उसने सुनी थी, इस वक्त नानी उसके बारे में ही बात कर रही थी। ये आप क्या कह रही है? मगर वो तो सिर्फ कहानी थी ना? नहीं, मैंने कहा था वो कहानी नहीं थी। कल रात वो आदमी उसे लेने आया था। अब वो और नहीं छुप सकती थी, जैसे उसने पिछले इतने सालों से किया था। ये सुनकर सुनैना को याद आता है अपनी माँ का डर। कहानी की शुरुआत होते ही उनको पसीना आना और डाइनिंग टेबल से उठकर चले जाना। तो क्या इसलिए माँ गांव नहीं आती थी? नानी हाँ में सिर हिला देती है। जो नरक का रास्ता देख ले वो देर से सही पर बच नहीं पाता। वो गांव छोड़कर चली गई थी, मगर वो आदमी फिर भी उसे रोज सपनों में डराता था। आखिर में वो समझ गई थी कि अब और भागने का कोई फायदा नहीं। वो तो बस तेरे बड़े होने का इंतजार कर रही थी। मतलब उन्हें पता था कि अगर वो यहाँ आई तो। एक बार फिर से नानी हाँ में सिर हिला देती है। बाहर जंगल की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर एक बूढ़े आदमी की परछाई धीरे धीरे दूर जाती दिखती है, शीतल के साथ।
और घर के अंदर माँ की आवाज अब कभी नहीं आती। एक बार की बात है, एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही बड़ा शराबी था। सुबह होते ही वो शराब पीनी शुरू कर देता था। पूरा दिन वो कोई काम धंधा करता नहीं था और बस शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता था। हरिया की पत्नी मीना बेचारी बहुत ही अच्छी और सीधी औरत थी। वो हरिया की शराब पीने की आदत से बहुत परेशान थी, क्योंकि हरिया ना तो काम करता, ना ही उसे बात करने की तमीज थी। मीना उससे बहुत ही दुखी थी, पर वो करती भी तो क्या, उसका इस दुनिया में हरिया के अलावा कोई था भी तो नहीं। एक दिन की बात है, जब मीना खाना बना रही होती है, पर उसे थोड़ी देर हो जाती है। अरे कहाँ मर गई मीना की बच्ची, इतनी देर से मैं भूखा हूँ, तू क्या मुझे भूखा मारना चाहती है? जी वो परसों होली है ना, तो मैं आज गुजिया बना रही थी, बस उसी में देर हो गई, पर मैं बस अभी खाना लेकर आई। मीना फिर जैसे ही हरिया के लिए खाना लेकर आती है, हरिया खाना फेंक कर मारता है। मीना बेचारी सारी जल जाती है और रोने लगती है। हरिया घर में रखे रंग निकाल कर लाता है और बुरी तरह मीना के मुंह पर मलने लगता है। मीना बेचारी बहुत चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो, नहीं 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 खेलूंगी अब, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हरिया मीना की एक नहीं सुनता। वो उसे बुरी तरह रंग लगाता ही रहता है और फिर उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। वो मीना को इतना मारता है कि मीना का सर फट जाता है। मीना बेचारी चिल्लाने की खूब कोशिश करती है, पर उसकी आवाज घर के बाहर तक पहुंच ही नहीं पाती। हरिया मार पीट कर शराब के नशे में बेहोश पड़ा रहता है। मीना भी बेचारी उठने की हालत में नहीं होती, उसके सर से खून बहता रहता है। अगले दिन जब हरिया को होश आता है, तो वो मीना को देखकर घबरा जाता है। अरे ये तो मर गई है, अब मैं इसका क्या करूं? इसकी लाश को कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। हरिया मीना की लाश को उठाता है और उसे कहीं छुपाने की सोचता है। उसे कोई ऐसी जगह ही नहीं मिलती जहाँ वो लाश को छुपा सके, पर फिर उसे सामने होली की लकड़ियाँ इकट्ठी रखी हुई दिखती है। अरे वाह, ये बढ़िया जगह है, क्यों ना मैं मीना की लाश को इसी में छुपा दूं, किसी को शक भी नहीं होगा और आज शाम को होली के साथ मीना की लाश इसी में जलकर राख हो जाएगी। बस फिर हरिया ऐसा ही करता है। जब आसपास कोई नहीं होता, वो मीना की लाश को उसी लकड़ियों के बीच छुपा देता है और वहाँ से चला जाता है। अब शाम को लोग होलिका दहन के लिए वहाँ इकट्ठे होने लगते हैं। सब बड़े खुश होते हैं, सबके हाथों में जौ और गुलाल होता है। फिर थोड़ी देर में होलिका दहन होता है। किसी को इस बात का जरा भी पता नहीं चलता कि अंदर मीना है। लोग तो अपने मजे से खुशियां मना रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं। सब एक दूसरे को बधाई दे ही रहे होते हैं कि अंदर मीना का शरीर जलना शुरू हो जाता है। अंदर मीना का शरीर जल रहा होता है और बाहर लोग होली की खुशियां मना रहे होते हैं। जब लोग खूब थक जाते हैं तो फिर अपने अपने घर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद होलिका से चुड़ैल निकलती है। मार डाला मुझे और मेरे मरने पर खुशियां मना रहे हो, अब मैं सबको मार डालूंगी, सबको। बस फिर चुड़ैल गुस्से में पागलों की तरह यहाँ से वहाँ गांव में घूमने लगती है। वो एक एक करके सबके घर के बाहर जाती है और खून से उनके घर के बाहर लिख देती है, अगर होली खेली तो मारे जाओगे। पूरी रात चुड़ैल यही करती है, हर एक घर के बाहर ऐसा ही लिख देती है और गांव में बाकी जगह पर भी यही सब लिख देती है। अगली सुबह जब लक्ष्मी भैंसों का चारा डालने के लिए उठती है, तो उसे अपनी दीवार पर बड़ा बड़ा लिखा कुछ दिखता है। वो पढ़कर बड़ी हैरान हो जाती है और पड़ोस से राजू को आवाज देती है। राजू भी उसे पढ़ने लगता है और बताता है कि उसके घर भी यही लिखा हुआ है। राजू और लक्ष्मी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ से जगिया गुजरता है। अरे क्या तुम्हारी दीवार पर भी यही लिखा है? तुम्हारी मतलब? पूरे गांव में हल्ला हुआ पड़ा है, हर घर के बाहर यही लिखा है, और तो और पूरे गांव में हर जगह खून से यही लिखा हुआ है कि अगर होली खेली तो मारे जाओगे। क्या बेकार की बातें, ये सब किसी का मजाक है और कुछ नहीं। ऐसे कैसे कोई किसी को मार देगा? मैं ये सब नहीं मानता। भाई जो भी हो, मैं तो इन सब से बहुत डरता हूँ, कहीं ये किसी ने जादू टोना तो नहीं किया। मैं तो नहीं खेलूंगा होली, मैं मरना नहीं चाहता। जगिया तो वहाँ से चला जाता है और राजू इस बात पर यकीन ही नहीं करता। गांव में हड़कंप मचा हुआ होता है। कुछ लोग इस बात को गंभीरता से लेते हैं तो कुछ मजाक उड़ाते हैं। जो लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे होते हैं, चुड़ैल वहीं खड़ी उन्हें गुस्से से देख रही होती है। अच्छा, तुमको ये मजाक लग रहा है? ऐसा है तो होली खेल कर दिखाओ। जिसने आज होली खेली वो मारा जाएगा, उसके घर होगी फिर खून की होली। सबसे पहले राजू होली खेलनी शुरू करता है। उसने खूब दारू पी रखी होती है और वो अपने घर के आंगन में खूब चिल्ला चिल्ला कर अकेले ही होली खेलने लगता है।
होली है भाई, होली है, पुराना मानो होली है। मैं तो खूब होली खेलूंगा भैया, जैसे अगर मुझे मारना हो तो मारकर दिखा दे। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत की ये होली खेलेगा? दारू पीकर पागलों की तरह होली खेल रहा है। इसको तो मैं अभी बताती हूँ। इसके साथ तो अब मैं होली खेलूंगी। राजू रंग उड़ा उड़ा कर होली खेल ही रहा होता है कि अचानक उसके सामने चुड़ैल आ खड़ी होती है। चुड़ैल के दोनों हाथों में रंग होता है। राजू चुड़ैल को देख उसे घूरने लगता है। चुड़ैल उसके मुंह पर बुरी तरह रंग रगड़ने लगती है। राजू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर चुड़ैल उसे रगड़ना नहीं छोड़ती। मैंने बोला था ना, जो होली खेलेगा मारा जाएगा। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई आज होली खेलने की? अब तो तुझे इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अब तू नहीं बच पाएगा। चुड़ैल खूब खुश होती है और राजू को इतना रगड़ रगड़ कर रंग लगाती है कि यह सांस ही नहीं ले पाता और मर जाता है। उसके बाद चुड़ैल खुश होकर वहाँ से चली जाती है और जो जो उसे होली खेलता देखता है वो उसको तब तक रंग लगाती है जब तक वो मर न जाए। पूरे गांव में चुड़ैल जाने ऐसे कितने लोगों को मार डालती है। फिर जैसे ही चुड़ैल यहाँ वहाँ घूम रही होती है कि तभी उसे कुछ आवारा लड़के होली मनाते दिखते हैं और वो आती जाती लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं। अब चुड़ैल गुस्से में वहाँ पहुँच जाती है। अच्छा, तो अब इनको भी होली सूझ रही है। इनको तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल के दोनों हाथों में रंग भरे होते हैं और वो चिल्लाते हुए उन लड़कों के पास जाती है। मैंने बोला था ना होली मत खेलो वरना मारे जाओगे। ये जरूर इस चुड़ैल का काम था। हाँ, वो मैंने ही लिखा था, पर तुम लोगों ने मेरी बातों को मजाक में लिया। अब तुम सब के सब मारे जाओगे। वो लड़के भागने की कोशिश करते हैं और चुड़ैल एक झटके से उन्हें जमीन पर पटक देती है। जो भी होली खेलेगा मुझसे बच नहीं पाएगा। तीनों लड़के हाथ जोड़कर चुड़ैल के आगे रोने लगते हैं, पर चुड़ैल उनकी एक नहीं सुनती। वो रंग लेकर तीनों के मुंह पर मलना शुरू कर देते हैं। तीनों लड़कों की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। वो चिल्लाने लगते हैं। धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ लगने लगती है। पूरे गांव में हल्ला हो जाता है कि चौक पर चुड़ैल है। सारा गांव वहाँ चुड़ैल को देखने इकट्ठा हो जाता है। चुड़ैल से लोग पूछने लगते हैं कि उसने पूरे गांव में क्यों लिखा और उसे होली से क्या दिक्कत है। मुझे होलिका में जलाकर मार डाला तुम लोगों ने, इस गांव के लोगों ने। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसी होलिका में अंदर जख्मी हालत में पड़ी थी। मैं इतना चिल्लाई पर तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी, मुझे जला दिया। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर होलिका में कोई है, वरना हम ऐसा क्यों करते। पर तुम्हें उसमें डाला किसने? चुड़ैल ने फिर पूरी कहानी बताई कि कैसे उसके पति ने उसे मारा पीटा और मरा हुआ समझकर होलिका में छुपा दिया। उसके बाद वो गांव छोड़कर भाग गया। उसने सोचा मैं मर गई हूँ, पर मैं मरी नहीं थी। मुझ में सांसें चल रही थी, मैं जिंदा थी। मुझे तो तुम लोगों ने मार डाला। अब मैं तुमको कभी होली नहीं खेलने दूंगी, सबको मार डालूंगी। सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। हमें इस बात का बहुत दुख है। आखिर एक औरत के साथ इतना बुरा हुआ और हम कुछ न कर पाए। पर अब हम क्या करें बताओ? तुम जैसा कहोगी, जो कहोगी हम वैसा करेंगे। नहीं, जो होली मनाएगा उसे मैं मार डालूंगी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है। अब लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या वो कभी होली नहीं खेल पाएंगे। पर फिर एक पंडित उनको उपाय बताता है। इस औरत की मौत इस होलिका में हमारे हाथों हुई है। अब इसको हमें ही मुक्ति दिलानी होगी। इस साल हमें होली नहीं खेलनी चाहिए क्योंकि हमारे गांव में हमारे हाथों एक मासूम औरत की जान गई है। हम खुशियां कैसे मना सकते हैं? पर अगले साल होलिका वाले दिन मैं इसका उपाय करूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। बस फिर उस दिन कोई होली नहीं खेलता। पर अगले साल पंडित जी पहले उस चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए होलिका के पास बैठकर उसकी आत्मा शांति करते हैं, जहाँ पूरा गांव होता है। चुड़ैल की आत्मा फिर किसी को दुखी नहीं करती। हर साल लोग पहले जैसे होली मनाते हैं।